तनिष्क, मैं तो टाइम से पहले आ जाता हूं, बट ये डिसिप्लिन आप बच्चों की लाइफ में भी होना चाहिए, ठीक है ना। मैं ठीक हूं बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं अभी भी देख रहा हूं सारे बच्चे नहीं आए हैं, जबकि 9:50 हो गया है। सर क्लास में आ गए, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है। ओ हो, हु इज अटेंडिंग फ्रॉम कुशाग्र? ओके बेटा, दिस इज नॉन एज द स्पिरिट ऑफ विनिंग। अगर आप हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल से अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, लिटरली अगर ये स्पिरिट आपने पूरे 2 साल मेंटेन करी बेटा, मेरी गारंटी आप पक्का अच्छी रैंक लगाओगे, बहुत अच्छी रैंक लगाओगे, क्योंकि एटीट्यूड मैटर्स। जिन बच्चों का इस तरह का एटीट्यूड होता है कि नहीं यार, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए पढ़ाई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, वो बच्चे पक्का जीतते हैं। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। चलो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। जब इस तरह से बच्चों को देखते हैं कि एक बच्चा है जो बीमार है हॉस्पिटल में और उसके बाद भी अगर क्लास अटेंड कर रहा है, तो ऐसे बच्चों से पढ़ाने का हम लोगों का जज्बा और दोगुना हो जाता है कि नहीं यार, ऐसे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। ठीक है, और हमेशा याद रखिए बेटा, आप बच्चे डिसाइड करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे जब टीचर आएगा तो वो किस तरीके से आपको पढ़ाएगा, क्योंकि आपकी जैसी ग्रास्पिंग और आपका जैसा एटीट्यूड होता है, आपका जिस जैसा मेंटल स्टेटस होता है, वो तरंगे यहां तक आती हैं और वैसा यहां से फिर रिफ्लेक्शन होता है। तो अच्छा अगर पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से खुद पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे सब बच्चे, डेफिनेटली पॉजिटिव वेव्स वाइब्स यहां पर आती हैं और अच्छे से पढ़ाई होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या अब मैं जियो से स्टार्ट करूं? हाँ, दूसरा देखो यारो, डाउट क्लास कल भी थी, लेकिन वो डाउट क्लास मैंने अपनी खुद की आईडी से जनरेट की थी, जो फ्री वाली आईडी रहती है जूम पर, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होता। एनीवे किसी एक बच्चे ने कुछ रिकॉर्डिंग किया भी था, बट मैंने देखा था, मुझे रिकॉर्डिंग का तो उसमें तरीका फ्री वाले में शायद रिकॉर्डिंग होती हो नहीं पाती, तो दूसरा रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मैं देख रहा था कल भी बच्चे, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, बट आधे भी बच्चे डाउट क्लास में नहीं थे। तो जो बच्चे डाउट क्लास में नहीं थे, इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया है, और काम अगर टाइम पर नहीं करोगे तो गड़बड़ ही है। मतलब आप शुरू से ही चीजों को गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ ट्रैक पे आप जा रहे हो। जेई जैसे टफ एग्जाम में सफलता अगर आपको पानी है, तो आपको लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में पहला डिसिप्लिन होता है क्लास को ढंग से अटेंड करना, सारी क्लासेस को लाइव लेना बजाय रिकॉर्डेड लेक्चर के भरोसे के। दूसरा, फिर जो होमवर्क दिया जाता है, इनफैक्ट कोशिश करें टाइम के पहले खत्म करने की। तो ये आपको करना चाहिए। अभी तो आप बहुत शुरुआती दौर में हैं अपनी प्रिपरेशन के, तो अभी से वो जीवन में आने वाले जो भी समय है आपका 11th का और 12th का, पूरे 1.5-2 साल जो बचे हैं, इसमें वो डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करोगे हर दिन, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे ही। जिन बच्चों की रैंक आप देखते हो कि यार इसकी फलाना रैंक आई, ढीगरा रैंक आई, आप उस रैंक को तो देखते हो, बट उस बच्चे का डिसिप्लिन आपको दिखता नहीं है, उस बच्चे का सेक्रीफाइस आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप वैसी रैंक लाना चाहते हो तो आपको उसका जैसा डिसिप्लिन लाइफ में लाना पड़ेगा, उसका जैसा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, तब सफलता मिलती है। हर बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होता, ये सत्य है। ठीक है, तैयारी सब करते हैं, बट सफलता कुछ ही लोगों के हाथ में क्यों आती है? क्योंकि कुछ ही बच्चे होते हैं जो डिसिप्लिन होते हैं। तो अगर आप इनडिसिप्लिन हो, मतलब आप रेस से पहले ही बाहर हो रहे हो, तो अपने आप को रेस से बाहर मत करिए। रेस में बने रहने के लिए आप सर के साथ चलिए, ठीक है, सिलेबस के साथ चलिए। आईयूपीएससी हमारा खत्म हो गया है। आईयूपीएससी के लिए एक पेज आप लोग छोड़ देंगे, कभी कुछ भूली बिसरी याद अगर हो आती है, कुछ क्वेश्चंस में आता है तो वहां लिख लिया। दूसरा, आप सभी को अब तक मॉड्यूल तो पूरा कर लेना चाहिए था, क्योंकि मॉड्यूल का डिस्कशन कल के डीसीएस में पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, मैंने 3 डाउट क्लासेस लेकर मॉड्यूल पूरा डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन बैंक अभी कुछ बच्चों ने स्टार्ट किया, कुछ बच्चों ने स्टार्ट भी नहीं किया। मैंने भी 2-3 क्वेश्चन ही अभी दिए थे। एनीवे उन क्वेश्चंस के सब पार्ट बहुत सारे थे। अब आप सबके लिए कॉमन होमवर्क क्या है? ये वीक दिवाली का वीक है, इस वीक आपको काफी सारा टाइम भी मिलने वाला है। ऑर्गेनिक का आज इस वीक का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीक दिवाली के बाद वाले वीक में ही मिलेंगे, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो इसमें मेरी तरफ से दिवाली का होमवर्क आपको है कि भैया आईयूपीएससी की प्रायोरिटी लिस्ट आपको टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। मतलब आईयूपीएससी करते वक्त अब आप प्रायोरिटी लिस्ट को रेफर नहीं करोगे, पहली शर्त, पहली चीज।
दूसरा मेरी तरफ से होमवर्क है कि जितना क्वेश्चन बैंक आपका है उसका एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे ढंग से, ठीक है। उसके डाउट्स मैं जल्दी ही आपको उसके डाउट्स कैटर करने की कोशिश करूंगा। बट कल भी मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि बेटा देखिए, डाउट सेशन हफ्ते में एक दिन लग रहा है, मेरे पास बैचेस बहुत सारे हैं, तो मैं आपको एक दिन ही टाइम दे पा रहा हूँ लाइव डाउट सेशन का। बट आप अपने डाउट्स को पेंडिंग मत रखिए। उसका एक और जो तरीका है, जो बहुत बेहतर तरीका है, एलन ई सॉल्यूशन ऐप। तो आप अपने डाउट्स को एलन ई सॉल्यूशन ऐप पर भी भेज सकते हैं। हम सभी टीचर्स एलन ई सॉल्यूशन ऐप पर डाउट को जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करते हैं। मेरे पास भी एलन ई सॉल्यूशन ऐप पर डाउट्स आते हैं और मैं सेम डे बच्चों को जो भी डाउट्स आते हैं उनको रिप्लाई करता हूं। मतलब रात को सोने के पहले मैं ये इंश्योर करता हूं कि एलन ई सॉल्यूशन ऐप पर एक भी डाउट पेंडिंग ना हो। मेरी तरफ से कोशिश होती है, हम सभी टीचर्स ये प्रयास करते हैं। तो आप एलन ई सॉल्यूशन ऐप एक्टिव है आप सभी के पास, आपको पता भी है, उसकी जानकारी भी है, तो उसके थ्रू भी आप अपने डाउट्स को करिए। कोई बुक आप करते हैं, करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस जितनी करोगे अच्छा है। जहां तक मेरी तरफ से बुक रिकमेंडेशन की बात है, यार आईयूपीएससी में तो पर्टिकुलर मुझे कोई जरूरत लगती नहीं है, क्योंकि आईयूपीएससी में मॉड्यूल और दूसरा अपना जो क्वेश्चन बैंक है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चन बैंक इतना बड़ा है, इतनी वैरायटी है, साथ में क्लास इलस्ट्रेशन, दैट इज इनफ। बुक में बच्चों को तभी रिकमेंड करता हूं, उन्हीं बच्चों को रिकमेंड करता हूं जो जिनके पास टाइम हो। मतलब कोई भी बुक करने के पहले, स्पेशली ऑर्गेनिक में, आप पहले खुद को देखिए कि क्या फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की बाकी स्ट्रीम्स को पूरा काम करने के बाद आपको टाइम बचता है क्या। उसमें रिवीजन वाला पार्ट भी होता है। अगर टाइम बचता है तो फिर आप बुक के साथ जाएंगे, अदरवाइज मत जाइए। एलन का जो मटेरियल आपको दिया जाता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक 1। ये मटेरियल इस तरीके से डिजाइंड है, आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो कोई भी बच्चा ये ना समझे कि यार बुक करूंगा तो ही मैं मतलब अच्छी रैंक लगा सकता हूं। नहीं बेटा, एलन का मटेरियल जो है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। टाइम टाइम पर आपको मटेरियल हम लोग देते जाते हैं करने के लिए। बुक तो अगर टाइम किल कर रहे हो उन बच्चों के लिए बुक की ठीक है भैया, टाइम किल मत कर यार, थोड़ी प्रैक्टिस और कर ले, जितनी प्रैक्टिस करेगा अच्छा ही होगा, बस वो इतनी सी बात है, ठीक है। तो आप खुद जजमेंट लीजिए कि आपके लिए बुक बेहतर होगी या नहीं होगी, राइट। तो ये हो गया बुक वाला प्रश्न जो आपका रहता है। चलिए, और आईयूपीएससी का होमवर्क मैंने दे दिया, तो इस हफ्ते मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, इनफैक्ट मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से कि आप लोग इस हफ्ते लास्ट तक, दिवाली खत्म होते होते, क्वेश्चन बैंक आईयूपीएससी का पूरा कर लेंगे, ठीक है। और एलन ई सॉल्यूशन ऐप के थ्रू भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। दूसरा जो सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है एक और, उस पर भी मेरी तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं जीओसी की तरफ। अब सुनो बेटा, चैट विंडो पे आज कोशिश करना बहुत एक्टिव ना हो, क्योंकि जीओसी आज से स्टार्ट कर रहा हूं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, मैंने शुरू में भी कहा था बेटा, ये पूरी ऑर्गेनिक का सबसे फंडामेंटल टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिसकी समझ आने के बाद ऑर्गेनिक आगे की समझ में आती है। 12th क्लास की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शंस ही होता है। तो हाइड्रोकार्बन ऑनवर्ड्स हम लोग जब हर एक ग्रुप की रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उन सबकी समझ के लिए जीओसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीओसी की समझ ही हमें वो समझ पैदा करती है कि हम आगे की चीजों को समझ पाते हैं। तो अगर आप उस समझ को समझना चाहते हैं तो इस समझ को आप बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? गुड। अच्छा, जीओसी जहां तक मैं कहूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा, सबसे बड़ा टॉपिक है, मतलब 11th का सबसे बड़ा टॉपिक जीओसी ही है। दूसरा बेटा देखो, फिजिक्स में या मैथ्स में चीजें कोरिलेटेड होती है, लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक में अभी इस सेक्शन की बात करूं तो आईयूपीएससी का जीओसी से कोई लेना देना ही नहीं है। जीओसी अलग चीज है, आईयूपीएससी अलग चीज है, ठीक है। जीओसी का अपना एक फ्लेयर होगा, काफी लंबा चलने वाला है। जीओसी में थोड़े अप एंड डाउन आएंगे। अप एंड डाउन का मतलब क्या है, जैसे आज का लेक्चर थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी कुछ अजीब ही लगना है, बहुत अजीब लगना है, हो सकता है कि पूरा पूरा समझ में ना आए, तो मेंटली प्रिपेयर रहना, कोशिश करना, अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा। बट शुरुआत में जो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की चीजें हैं। बस इसका पर्पस इतना सा होगा कि जब जीओसी में स्टार्ट करूंगा, जैसे जीओसी आज भी स्टार्ट नहीं करूंगा, जीओसी जब मैं स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर से, तो आपको उनको समझने में जो टर्म्स में अचानक बोल दूंगा, मैं अचानक पता है क्या बोल दूंगा जीओसी स्टार्ट करते ही, देखो कार्बोकेटायन। अब तुम्हें समझ ही नहीं होगी कार्बोकेटायन की, कार्बोकेटायन क्या बोल रहे हैं। या मैंने अचानक जीओसी पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया फ्री रेडिकल, मैंने बोल दिया ट्रांजिशन स्टेट, मैंने बोल दिया इंटरमीडिएट, मैंने बोल दिया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम।
तो ये टर्म्स ऐसी है जिसको जीओसी पढ़ाते वक्त कभी भी हम यूज कर लेते हैं। तो आपको इसकी समझ ही नहीं होगी तो आपकी गाड़ी वहीं अटक जाएगी, यार ये सर कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं, यार सर ये फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं। तो मैं कर क्या रहा हूं, जिन टर्म्स को मैं जीओसी में बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज करता हूं उन टर्म्स को मैं आज के लेक्चर में थोड़ा सा समझाता हूं। दूसरा, आज का लेक्चर आपको पूरा तब समझ में आता है जब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ होता। तो मुझे एक बार चैट विंडो बताइए, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ? आपने पढ़ा है क्या अभी तक? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है क्या? ओके, अरे वाह वाह वाह, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, फिर तो मेरे हिसाब से काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसमें तुमने कभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स देखे क्या? कुछ ग्राफ कुछ होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस कुछ ऐसा कुछ होता है? अच्छा, वो नहीं देखा, ठीक है। चलो, ये अपने लिए बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा तुम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ये जो सेक्शन है ये समझ में आए, बट पूरा समझ में आए इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, कई बच्चों को नहीं समझ में आता। तो अगर किसी को आज का पूरा लेक्चर नहीं भी समझ में आए तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि जीओसी तो इसके बाद चालू होगा। जीओसी किसे कहते हैं उसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बता देता हूं। जीओसी में दो मेन चीजें होंगी। जीओसी 1 में होंगे इफेक्ट्स। जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बोलना चालू कर दूंगा, समझ लेना जीओसी स्टार्ट हो गया, ऑफिशियल जीओसी स्टार्ट हो गया, वहां से पूरी बात समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद में रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीन मेन इफेक्ट्स होते हैं, और एक चौथा कंसेप्ट होता है कुछ एरोमेटिसिटी करके। ये चार चीजें पहले मैं पढ़ाता हूं, ये जीओसी की फंडामेंटल चीजें होती हैं। जब इन चारों की अच्छी समझ आ जाती है, फिर जीओसी की इमारत चालू होगी, जहां पर इन चारों का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर द कार्बोकेटाइनिक स्टेबिलिटी, इस तरीके की चीजें। मतलब जीओसी में दो मेन चीजें क्या होती है, एक होता है इफेक्ट्स, उनको समझना, दूसरा होता है इन इफेक्ट्स को अप्लाई करना, और उनके एप्लीकेशन से फिर कुछ जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली जीओसी होता है, ठीक है। बट इस जीओसी में कुछ टर्म्स बड़ी बराबर बार बार काम आती रहती है, तो पहले आज उन टर्म्स की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? राइट बेटा, चलिए तो समझना, अब मन को शांत रख के कोशिश करना पूरा लेक्चर समझ में आए। लेक्चर नहीं भी समझ में आए तो भी टेंशन नहीं लेना, लेकिन प्लीज कोशिश करना समझने की, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। देखो, इन टर्म्स को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक बात जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम लोग रिएक्शंस तो करवाएंगे ही, हाइड्रोकार्बन ऑनवर्ड्स रिएक्शन से रिएक्शंस हम लोग करवाते चलेंगे। रिएक्शंस करवाएंगे तो बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, बॉन्ड्स को बनाएंगे। तो बॉन्ड्स को तोड़ते कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड को स्पेशली हम तोड़ते कैसे हैं, उसके हमारे ऑर्गेनिक में दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने का तरीका क्या है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड की समझ आप सब बच्चों को है, केमिकल बॉन्डिंग आप सबने पढ़ा है। इसमें आप लोग काफी सारे बॉन्ड्स पढ़ते हो, बट उसमें एक पढ़ते हो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा पढ़ते हो कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप इसमें क्या पढ़ते हो कि भैया अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए तो आयोनिक बॉन्ड होता है, और अगर कंप्लीट ट्रांसफर ना हो, कुछ शेयरिंग शेयरिंग करके कुछ हो कि दो एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं, तो दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमारे ऑर्गेनिक में कभी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़े तो उनके मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के दो मेथड होते हैं। क्या दो मेथड होते हैं? वो दो मेथड होते हैं, एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, कोवेलेंट बॉन्ड को का होमोलाइटिक ब्रेकिंग हम करते हैं। दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक ब्रेकिंग। क्या मतलब होता है इसका, आइए देखिए। जैसे H और Cl दोनों में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ूंगा। अच्छा, तोड़ूंगा तो इसका क्या मतलब है कि भैया जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, दो एटम के बीच की जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तोड़ने का मतलब है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना। तो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट की दो पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या, कि भैया एक तो इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कि जिसका जो इलेक्ट्रॉन है वापस मिल गया। तो भैया जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को हमने ऐसा तोड़ा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब रीडिस्ट्रीब्यूट करने गए तो दोनों एटम्स को हमने इक्वल इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। इसको बोलते हैं होमोलिटिक ब्रेकिंग। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका ये कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, दो एटम ने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर की,
वो शेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी किसी एक एटम को दे दें, दूसरे को कुछ भी ना मिले, इसको बोलेंगे अनइक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन। दिस अनइक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो ये जो दो टर्म कभी अगर हम यूज करें, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। होमोलिटिक अगर बोल रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, और ऐसे तोड़ रहा हूं कि उसकी शेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम को इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। हेटेरोलिटिक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को मैं ऐसा तोड़ूंगा कि भैया शेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक एटम को पूरा दूंगा, दूसरे को कुछ भी नहीं दूंगा। अच्छा, हेटेरोलिटिक में फिर एक मन में बात आती है, सर अगर दो में से किसी एक ही एटम को आप पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो तो किसको दोगे? तो बेटा कॉमन सेंस यार, किसको अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहेंगे? अगर वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हैं तो डेफिनेटली जो ज्यादा लालची बंदा होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बंदा होगा, उस बंदे को हम पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे जो मैंने लिखा उसको समझना। तो यहां पर मैंने क्या करा बेटा, इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा और ऐसे तोड़ा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिला, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिला। अब जरा आप मेरे एरो पे ध्यान दो बेटा, एक एरो मैंने यहां लगाया, एक एरो मैंने यहां लगाया, दोनों कर्व्ड एरो है, बट दोनों पता है, ध्यान से देखो अंतर क्या है बताऊं। ये भी बेसिक्स है हमारे ऑर्गेनिक के। कभी भी अगर बेटा आप कर्व्ड हाफ एरो लगाते हो ऑर्गेनिक में, कभी भी कर्व्ड हाफ एरो यूं या यूं कैसे भी आप लगाओ, ये हमेशा इंडिकेट करता है वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये रूल है हमारा। अच्छा, कभी भी अगर आप कर्व्ड कंप्लीट एरो लगाते हो, एक यूं और ऐसा, ये इसको बोलते हैं कंप्लीट एरो, कर्व्ड कंप्लीट एरो। अगर कभी भी ऑर्गेनिक में कंप्लीट कर्व्ड एरो आप लगाते हो, ये इंडिकेट करता है टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो देखो यहां पर आप हर एक एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो हाफ एरो मैंने यूज किया, तो हाफ एरो यहां, हाफ एरो यहां, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। यहां देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में हमें अच्छे से पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, और अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा है तो भैया वो ज्यादा लालची है। तो यहां पर जब मैं ब्रेकिंग कर रहा हूं तो अनइक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा लालची को दे रहा हूं। क्योंकि मैं क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मैंने एरो कैसा लगाया, कंप्लीट एरो लगाया। ठीक है, तो ये कहलाता है होमोलिटिक ब्रेकिंग, ये कहलाता है हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इस ब्रेकिंग के बाद जो चीजें बन रही है आप उन पे गौर करिए। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का आप होमोलिटिक क्लीवेज करोगे तो जो चीज बनती है उस चीज को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और अगर हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग करते हो तो जो चीज बनती है उस चीज को बोलते हैं आयंस। तो पहले मैं फ्री रेडिकल को डिफाइन करता हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार होमोलिटिक क्लीवेज के बाद ये जो दो चीजें बन रही है, H टिप की, Cl टिप की, इसमें H पे या Cl पे क्या चार्ज आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? थोड़ा सा मुझे चैट विंडो पे बताओ, होमोलिटिक क्लीवेज के बाद H और Cl पे क्या चार्ज तुम्हें नजर आ रहा है, कितना प्लस या कितना माइनस, कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या बच्चा? नहीं नजर आ रहा, कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, ना हमें प्लस नजर आ रहा है ना माइनस नजर आ रहा है। भाई साहब उसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, बस इतनी सी बात हमें नजर आ रही है। ये फ्री रेडिकल होता है बेटा। तो फ्री रेडिकल को डिफाइन हम कैसे करते हैं? फ्री रेडिकल, अब ध्यान से सुनना, फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल स्पीशीज। आई एम सेइंग न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब ये ऐसी स्पीशीज होती है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, नेट चार्ज मतलब चार्ज होता ही नहीं, कुल नेट चार्ज की बात नहीं करूंगा, चार्ज होता ही नहीं। तो फ्री रेडिकल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी स्पीशीज होती हैं जिन पर आपको कोई चार्ज नजर नहीं आता, एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उस स्पीशीज में आपको जब चेक करोगे तो आपको वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। आई एम सेइंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो फ्री रेडिकल को हम ऑर्गेनिक में डिफाइन कैसे करते हैं? दीज आर द स्पीशीज विद ऑड नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड विच आर न्यूट्रल। तो पूरी डेफिनेशन क्या? दीज आर न्यूट्रल स्पीशीज विद ऑड नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अभी लिखना लिखना कुछ नहीं है, अभी बस समझते जाओ। तो क्या इस डेफिनेशन पे ये भाई जी आ रहे हैं? न्यूट्रल है, हाँ है, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? भाई साहब एक ही दिख रहे हैं, तो इसके वैलेंस शेल में मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल है। हाँ यार न्यूट्रल है, बिल्कुल, मतलब मैं तो इसको फ्री रेडिकल बोल दूंगा। ऐसी क्या ये न्यूट्रल है? हाँ जी ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है।
और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसके वैलेंस शेल में मुझे देखो एक टिप की तो ये, अच्छा हमें ये भी अच्छे से पता है कि क्लोरीन में ये 3 लोन पेयर तो होंगे ही ना, और एक जो था वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड पेयर बनाया था, जब ये वापस मिला तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और एक 7, तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो ये भी न्यूट्रल है विद ऑड नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको भी मैं क्या कहूंगा? फ्री रेडिकल, राइट? अब समझो क्या क्या अपन ने अभी तक देखा। अपन ने देखा कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते कैसे हैं, दो तरीके, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक क्या? तोड़ेंगे और इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। होमोलिटिक से क्या बनते हैं? होमोलिटिक से ऐसी स्पीशीज बनती है जो न्यूट्रल होती है और वैलेंशियल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब होमोलिटिक लिवेज से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है फ्री रेडिकल कैसे पहचान में आते हैं? टिप की, आप देखना जरा पूरी 12th तक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी फ्री रेडिकल होगा ना बेटा, तो आपको ऐसा नजर आएगा, ये यू टिप की ऐसे, टिप की। तो मैं इसको मजाक में पता है क्या होता है? टिप की। शायद मैंने कॉन्जुगेशन के वक्त भी टिप की वर्ड यूज किया होगा। टिप की वर्ड यूज किया था कि फ्री रेडिकल के लिए? एक बार बताना मुझे। शायद मैंने कॉन्जुगेशन के वक्त भी टिप की बोल दिया होगा मजाक में। हाँ, तो तुम तो अभी ऐसी जनरल मेरी लैंग्वेज में याद रखना, कोई बोले फ्री रेडिकल क्या है? टिप की। एक और बात, ये जितनी मेरी लैंग्वेज है ना, आईयूपीएससी में जो बोला, जीएसयू में जो अपनी लैंग्वेज बोलूंगा, ये कोई भी बच्चा खबरदार अगर उसने अपने स्कूल एग्जाम में यूज किया तो पता लगा स्कूल एग्जाम में डेफिनेशन पूछी गई, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रेडिकल, और आंसर लिख के आया शॉर्ट में टिप की। ऐसा कोई मत करना, 0 नंबर मिलेंगे, मैं जिम्मेदार नहीं, ठीक है? कोई ऐसा करेगा तो नहीं ना? हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। चलो, तो आई थिंक फ्री रेडिकल समझ में आ गया। हेटेरोलिटिक को आप देखो, हेटेरोलिटिक में अपन ने अनइक्वल रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो उससे आयंस बने। आयंस तो पता ही है यार, जिस बेचारे को कुछ नहीं मिला वो पॉजिटिव आयन, जिसको सब कुछ मिला वो नेगेटिव आयन, तो आयंस बनते हैं। ठीक है, अब आप इसको फटाफट कॉपी करिए, जो मैंने बोला है सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट आराम से कॉपी कर लो, करो बेटा। जब कॉपी हो जाए बेटा तो चैट विंडो पे आप प्लीज मुझे बता देना। बहुत अच्छे से कॉपी करिएगा बच्चा, वो जो एरो मैंने साइड में लिखे हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टिक्की को टिकली। अरे अब तुम लोग दिवाली के मूड में आ गए, तो मैंने टिक्की को अब टिकड़ी टिकड़ी कर रहे हो, मैं समझ गया, पटाखों पे आ गए तुम लोग अब। प्रशांत, ये क्या दीवार में क्रैक आया तो उस क्रैक को तुमने पहचान के आईपीसी कर दिया? क्या बात है, मतलब ऑर्गेनिक का जीवन जीने लगे हो तुम, हैं? चलो छाप लिया क्या? जब छाप लो तब मुझे बताना, अच्छे से कर लो, अच्छे लिखना, अच्छे से बेटा, सब लोग अच्छे से कॉपी करो। गोपाल, अभी इन सब बातों में अपन बात नहीं करेंगे बेटा, अमोनियम आयन में क्या हुआ ये सब धीरे धीरे समझ आगे आने लगेगी, तो अभी अभी चिंता नहीं। नहीं, इसको भले ही मत लिखो बच्चा, ये तो बस मैं बता रहा हूं कि ये टर्म सब मैं डिफाइन कर रहा हूं, जैसे तुम्हें मैंने ये टर्म डिफाइन करके बता दी फ्री रेडिकल, धीरे धीरे ये सब मैं डिफाइन करूंगा। इंपॉर्टेंट है अपना ये वाला अभी, और वो एरो। अरे हाँ, लिखना है ये ब्लू वाला मेरे भाई, ये नहीं लिखेगा तो फिर क्या लिखना क्या चाहता है जीवन में, ये इसी का तो पार्ट है। अरे ये होमोलिटिक का पार्ट है, ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड विद इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये होमोलिटिक की तो बात कर रहा हूं, इट लीड्स फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, तो ये होमोलिटिक का पार्ट ही है। और इधर जो लिखा है ये हेटेरोलिटिक। चलो कॉपी कर लिया बेटा, अभी ज्यादा बातचीत नहीं प्लीज।
कॉपी करने पे ध्यान दो। नोटेड? मैं आगे बढ़ूं? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। तो होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज समझ में आ गया और हमें फ्री रेडिकल समझ में आ गया। अब सुनो, तुमसे मैं एक एक्सरसाइज करवाना चाह रहा हूं। मैं क्या चाह रहा हूं, मैंने ये दो स्पीशीज दी हैं और इसमें मैंने एक कोवेलेंट बॉन्ड को येलो मार्क किया है। अच्छा, उस कोवेलेंट बॉन्ड जिसको येलो मार्क किया उसका तुम्हें होमोलिटिक करना है कि हेटेरोलिटिक करना है, वो एरो पे बता दिया मैंने। भैया अब यहां पर इसको बना के इस येलो बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज करो, जैसा तुम्हें करना हो। एरो लगाओगे, जैसा भी एरो लगाना है, और यहां क्या बनेगा वो लिखो। ऐसे यहां पर मैंने इसको येलो बॉन्ड बनाया है, तो इसका होमोलिटिक क्लीवेज करके यहां क्या बनेगा बताओ। करो जरा, देखते हैं कौन सही करता है। तनिष का रुक जा, लास्ट में लेना, अभी ये जो काम मैंने कहा है वो करो। नहीं अपूर्व, मैं नहीं करूंगा, आपको ही दिमाग लगाना है। दिमाग लगाओ तो सही, अभी जो बताया वैसा कर दो यार, हेटेरोलिटिक होमोलिटिक। कर दिया क्या? आंसर बताऊं? हाँ, OH टिक्की, OH टिक्की, वेरी गुड टिक्की, सही है। देखो बेटा, मेरे हिसाब से तो काफी बच्चों ने सही किया है। ध्यान देना, क्या समझाया था मैंने? अगर आपको होमोलिटिक क्लीवेज करना है तो यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब भैया दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन का इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को। एरो कैसे लगाएंगे? कर्व्ड हाफ एरो, कर्व्ड हाफ एरो, ऐसा आएगा। तो क्या बनेगा देखते हैं। तो ये बनेगा OH, दोनों ही इनके, ये लोन पेयर तो ही, और साथ में टिक्की, जिसको टिक्की या टिकड़ी जो तुम बोलना चाहो, ठीक है। और ये बनेगा ट्वाइस, तो ट्वाइस ये, इसको बोलेंगे OH फ्री रेडिकल। नाम क्या आएगा इसका? OH फ्री रेडिकल या हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, राइट। यहां देखते हैं यार, यहां पर अपने को हेटेरोलिटिक क्लीवेज करना है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज करना मतलब अपने को जो दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, वो किसी एक एटम को देने। किसी एक एटम को देने तो किसको दूं? तुम बताओ किसको दूं भैया? कार्बन को दूं कि क्लोरीन को दूं? क्लोरीन को देना चाहिए। क्यों क्लोरीन को देना चाहिए? अरे ससुरा वो वैसी लालची है रे, वो छोड़ेगा क्या? ओ, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्योंकि क्लोरीन की कार्बन से ज्यादा है, तो जब तोड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन ससुरा क्लोरीन ले लेगा। देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन आप क्लोरीन को दे रहे हो, तो कंप्लीट कर्व्ड एरो। एक और बात, जिसको तीर पड़ता है पैसा उसको मिलता है। कमल सर का डायलॉग याद रखना, जिसको तीर पड़ता है, जिसने तीर खाया, अरे पैसा उसको मिला। देखो यहां पर दोनों ने तीर खाया, दोनों को पैसा मिला। यहां पर इसने तीर खाया, इसको पैसा मिला। तो जिसको तीर पड़ता है पैसा उसको मिलता है, ठीक है। तो बिना घायल हुए पैसा नहीं मिलता भाई। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, तो बिना घायल हुए पैसा नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या बनेगा देखते हैं। CH3 CCH3 CH3 पॉजिटिव, और यहां बनेगा Cl नेगेटिव। ये आपके सामने आ गया कार्बोकेटायन। इसी को बोलते हैं बेटा कार्बोकेटायन, ठीक है। तो कार्बोकेटायन पता है क्या? ये कार्बोकेटायन, ये ऐसा कार्बन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न केवल पॉजिटिव चार्ज होता है, साथ में आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो इसके। देखो इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 और 3 बॉन्ड तो अभी भी है, और एक डंडी बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। अपने ऑर्गेनिक की इक्वेशन होती है, केमिकल बॉन्डिंग की इक्वेशन होती है, एक डंडी बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। अरे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यार, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते हैं? तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो कार्बोकेटायन को डिफाइन कैसे करते हैं? ये देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विद 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कार्बोकेटायन। तो जहां कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपको नजर आएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे को हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। अच्छा, फ्री रेडिकल, ये मैंने जो बोला था डिफाइन कर दिया, न्यूट्रल स्पीशीज विद ऑड नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ये जनाब है मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। देखिए टिपकी, और वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया? 1 इलेक्ट्रॉन तो ये, और 6 ये, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंशियल में? 7। तो ये सब केमिकल बॉन्डिंग की समझ है।
राइट। तो कार्बोकेटाइन को मैंने डिफाइन कर दिया। कार्बोकेटाइन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा विद 6 वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन, इतना कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो Cl बेटा एनायन है, यहां पर अब ये Cl फ्री रेडिकल नहीं है, तो आयंस है ना, हेटेरोलिटिक क्लीवेज से आयंस बनते हैं, प्लस और माइनस आयंस बनते हैं। छाप लिया? राइट, जल्दी छापो जल्दी छापो, फिर आगे बढ़ेंगे। अपूर्व समझ में आ गया बेटा तेरे को? अपूर्व, तो यार ऐसे हार मत माना कर बेटा, यार कोशिश करा कर, कभी ये मत सोच मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर अगर पूछ रहे हैं तो बिल्कुल होगा। जीवन में कभी हार नहीं मानना बेटा। गुड, चलो अब मुझे भैया आगे चलने के लिए आज्ञा दीजिए। क्या मैं आगे चल सकता हूं? कैन वी मूव? ग्रीन सिग्नल दीजिए, छाप लिया हो तो। गुड, वेट वेट वेट, थोड़ा जल्दी जल्दी राहुल भैया। हेट्रोलाइटिक की स्लाइड मैं सब लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, अभी तो बस तुम समझो। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा आप समझना, थोड़ा सा टफ सेक्शन की तरफ हम लोग एंटर कर रहे हैं, बट बिलीव मी, मन अगर पूरा मेरे समझने पे रहा, पूरी बात समझ में आ जाएगी, भले कितना भी टफ क्यों ना हो, क्योंकि मैं पढ़ाता ही बड़ा अच्छा हूं। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं उनका एक ओवरव्यू बता रहा हूं। जब हाइड्रोकार्बन ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिक पढ़ोगे, 11th की 12th की, ढेरों रिएक्शंस पढ़ोगे, तो जितनी रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक में, मोटे तौर पे देखना, दो टाइप की रिएक्शंस आप पढ़ोगे। एक टाइप की रिएक्शन होगी ससुरी एक ही स्टेप में खत्म हो गई, एक टाइप की रिएक्शन होगी जो एक से ज्यादा स्टेप्स में जाकर कंप्लीट होती है। जो भी रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में खत्म होती है, मल्टीपल स्टेप या स्टेप वाइज रिएक्शन भी उसको कहा जाता है। अच्छा, अब जिस सेक्शन में हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये सेक्शन टेक्निकली फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन है, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी 12th में केमिकल काइनेटिक्स करके एक टॉपिक होता है। ये पूरा का पूरा सेक्शन वहां पर डिटेल में डिस्कस होगा, वहां सारी टर्म आप पढ़ोगे, एलिमेंट्री क्या, मल्टीपल स्टेप क्या। लेकिन क्योंकि जीओसी में ये कई बार लगने लगता है, काइनेटिक्स आप 12th में पढ़ते हो, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि यार मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस यहीं पर कर दूं जितना ऑर्गेनिक काम आता है। ठीक है, तो कोशिश करना समझ में आ जाए, वरना चिंता नहीं करना, पूरी समझ तो तुम्हें 12th में आनी ही है काइनेटिक्स के अंदर, और थोड़ी बहुत इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। बट टू बी बिलीव मी, मैं समझा सकता हूं तुम्हें ये वाली चीज भी, अगर मन शांत रख के सुनते जाओगे तो समझ में सब आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी, सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री, मल्टीपल स्टेप स्टेप वाइज। ठीक, अपन लोग अब सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, तब बात ज्यादा समझ में आती है। मेरे साथ साथ कॉपी करो ताकि टाइम बचे अपना। इतना कॉपी कर लो पहले, फिर बाद में समझाऊंगा मैं, पहले बस कॉपी कर लीजिए। अभी जैसा भी दिख रहा है
कुछ अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो परेशान नहीं होना, जब मैं समझाऊंगा उस वक्त वो चीज मैं ले लूंगा। तो अभी जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उतना कॉपी कर लो। अभी ये नहीं कि सर ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, जैसा समझ में आ रहा है लिख लो अभी। काव्यांश लिख रहे हैं कि सर अभी तक आपने जितने भी टॉपिक बोले हैं, टफ बोले हैं, वो सब मुझे सिंपल लगे हैं। काव्यांश, उसका बहुत बड़ा कारण आप नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा है कि सर आप टफ बोलते हो लेकिन टफ जैसा उतना दिखता नहीं है। उसके दो कारण है। उसका पहला कारण ये बेटा कि जो भी चीज बहुत समझने वाली होती है ना, वहां मैं तुम्हें अलर्ट कर देता हूं। तो ध्यान देना, मैं आपके ब्रेन को ड्राइव करता हूं, आपके मन को मैं ड्राइव कर लेता हूं ये कह के कि सुनो समझ में आएगा नहीं। तो फिर पता है आपका मन डर जाता है और डर के फिर वो ध्यान से सुनना चालू कर देता है, बात समझ में आ जाती है। और दूसरा, मैं पढ़ाता भी अच्छा हूं। चलो तुम फिर वही देखो, पूछना चालू कर दे सर ये डेल्टा है कि हाँ ये डेल्टा है, ये डेल्टा है। चलो भैया आगे बताऊं, सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप। बेटा मल्टीपल स्टेप लिखने के पहले थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी सिंगल स्टेप के कुछ पॉइंट्स के लिए, है ना। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना बच्चा, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देना, सिंगल स्टेप के कुछ पॉइंट्स अगर आते हैं तो उसके बाद लिखना मल्टीपल स्टेप या स्टेप वाइज। आरएक्सएन मतलब रिएक्शन है ना, रिएक्शन को शॉर्ट में लिख रहा हूं आरएक्सएन। इसका एग्जांपल ले रहा हूं, स्टॉप राइटिंग बच्चा, जितना भी लिखा इट्स ओके, बाद में मैं टाइम दे दूंगा। अब समझना जरूरी है, कोशिश करना समझना। जैसा मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस दो टाइप की होती है, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप। क्या मतलब होता है इसका, समझ। दो रिएक्शंस में आपके सामने मैंने लिखी हैं, दो रिएक्शंस के एग्जांपल हमारे सामने हैं। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि भैया CH3Cl की OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन हुई और CH3OH बना, साथ में Cl नेगेटिव हो गया। तुम लोगों ने 10th में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि 10th पास हैं आप सभी, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं, एक्चुअली पता नहीं। 10th में टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है और उसमें आपने कुछ पढ़ा होगा एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ पढ़ते हो। तो तुम्हारे 10th वाले स्टाइल में मुझे बताओ कि अगर ये से ये बना तो ये क्या कहलाएगा 10th वाले स्टाइल में, बताओ 10th वाले स्टाइल में क्या बोलोगे।
डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बोलेंगे इट इज ए सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलोगे बेटा? इसको 10th वाली स्टाइल में क्या बोलोगे? इसको 10th वाली स्टाइल में बताओ मुझे, क्या बोलोगे? इसको एक बार बताओ, सेकंड वाली रिएक्शन को जो मल्टीपल स्टेप, इसको क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशन। एक कॉम्बिनेशन बोल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं यार 10th आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट सही जिन्होंने पढ़ा है वो लोग इनको सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। दिस इज सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों सब्स्टिट्यूशन है। दोनों में क्या हुआ अगर ध्यान से देखें तो Cl की जगह OH आ गया, मतलब OH ने Cl को सब्स्टिट्यूट किया। यहां पर भी और यहां पर भी Cl की जगह OH आया, मतलब OH ने Cl को सब्स्टिट्यूट किया। ऐसा हमें 10th वाली स्टाइल से अगर देखें तो समझ में आ रहा है। सुनो यार, ये रिएक्शन हुई कैसे? OH ने Cl को सब्स्टिट्यूट किया कैसे? इस कैसे का आंसर होता है मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन ऑनवर्ड्स कैसे, उस कैसे का जो आंसर होगा दैट इज नोन एज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म वो समझ होती है जो हमें ये समझ देती है कि भैया फलाना रिएक्शन कैसे हुई होगी। तो किसी रिएक्शन को समझने के लिए जो समझ होती है वो समझ मैकेनिज्म कहलाती है। क्या आपको ये समझ आई? तो मैकेनिज्म बेसिकली क्या, जगह जगह तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन ऑनवर्ड्स। तो मैकेनिज्म मतलब कोई भी रिएक्शन होने का तरीका क्या। आपको ताज्जुब होगा, जिसको भी हम मैकेनिज्म लिखते हैं ना, मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म किसी के दिमाग की उपज होती है, बस हाइपोथेटिकल होते हैं। भाई यार इसमें ये डाला, ये हो गया, ये प्रैक्टिकल चीज है कि भैया एक बीकर में ये लिया, उसको डाला और वो हो गया। अब वो कैसे हुआ है, पीछे पड़े कैसे हुआ है, माइक्रोस्कोप में दिखता तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो एटम जा रहा, वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसा कोई हो रहा है क्या? कोई दिख रहा है क्या? नहीं। तो केमिस्ट लोग क्या करते हैं? केमिस्ट लोग वो जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि भैया इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई होगी। अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ में रिएक्शन करके चेक करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का क्या पैरामीटर आ रहा है। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ और डेटा कलेक्ट करते हैं रिएक्शन के बारे में। फिर वो जितने एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस होते हैं उस रिएक्शन से रिलेटेड, उनको देखकर फिर वो सोचते हैं कि रिएक्शन कैसे हुई होगी। और फिर जो भी एक चीज जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द ऑथेंटिक मैकेनिज्म ऑफ फलाना रिएक्शन, उसका ये मतलब होता है कि भैया फाइनली ये रिएक्शन सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये ऐसे होती है, क्योंकि ये जो तरीका यहां बताया गया है, ये तरीका इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आते हैं उनको वो प्रूव करता है। कुल मिला के हम अब इसमें हमारे काम का क्या है? हमारे काम की बस इतनी सी बात है कि मैकेनिज्म किसी के दिमाग की उपज होती है, किसी केमिस्ट के दिमाग की उपज होती है। लेकिन क्या उपज होती है? वाह यार, वो ऐसी उपज होती है कि उस रिएक्शन के बारे में जितने एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस होते हैं वो उस मैकेनिज्म के जरिए आराम से समझे जा सकते हैं। ठीक है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर हम कुछ मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हैं क्या? वो सब आगे की बात है। ठीक है, एक दिन वो भी आता है कि आपको रिएक्शन लिखी जाएगी, आप खुद समझ जाओगे कि ये कैसे होती है। वो समझ आने में टाइम लगता है, अभी उसके लिए परेशान नहीं होना। तो मैकेनिज्म का अर्थ मैंने समझा दिया कि मैकेनिज्म मतलब कोई रिएक्शन होती कैसे है, वो तरीका कहलाता है मैकेनिज्म, विच इज ऑलवेज किसी के दिमाग की उपज। ठीक है, चलो। तो इसका ये मैकेनिज्म की रिएक्शन ऐसे होती है, ऐसे ही ये वाला सब्स्टिट्यूशन ऐसे होता है, ये इसका मैकेनिज्म है। लेकिन अब इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, दोनों में बड़ा अंतर है। उस अंतर को समझना, दोनों रिएक्शंस है तो सब्स्टिट्यूशन ही, दोनों में Cl हट के OH आया, लेकिन दोनों में तरीका थोड़ा अलग है, अलग अलग है। ध्यान देना, ये तो तय बात है कि इसको बनाने के लिए जो समझ में आ रहा है कि Cl को जाना है OH को आना है, ये तो तय है। अब समझिए, Cl को जाना है OH को आना है। एरो पे भी मत जाना, एरो के लिए टेंशन मत लेना। Cl को जाना, OH को आना है। रिएक्शन स्टार्ट हुई और रिएक्शन स्टार्ट होते ही ये कुछ बना है, ये कुछ बना है। देखो यहां पर बॉन्ड्स को मैंने डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। इसका प्रेजेंटेशन भी आप देखिए, ये लाइन और हैशटैग लगाया। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये क्या होती है समझो।
कोई भी रिएक्शन जब होती है तो या तो वो सिंगल स्टेप में होगी या मल्टीपल स्टेप में होगी, लेकिन जब भी वो होगी, जितनी भी स्टेप्स होंगी, तो हर स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनेगी। लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है, उसको मैं डिफाइन करता हूं। Cl को जाना है, OH को आना है। ध्यान से सुनना, रिएक्शन स्टार्ट हुई और ये कुछ बना, ये कुछ बना, ये क्या है, इसमें आप ध्यान से देखिए, CCl बॉन्ड जो टूटने वाला बॉन्ड है, जिसको टूटना है फाइनली, भैया वो इस स्टेट में अभी टूट रहा है। मतलब इसको पढ़ोगे कैसे, सी डॉट 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 Cl का क्या मतलब है कि भैया ये ऐसी स्पीशीज है जिसमें टूटने वाला बॉन्ड अभी टूट रहा है। कार्बन और OH बॉन्ड बनना है तो इस स्पीशीज में वो आपको बनता हुआ दिखता है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें बॉन्ड्स पार्शियल होते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि जिस बॉन्ड को टूटना है वो अभी टूटा नहीं है, टूट रहा है। जिस बॉन्ड को बनना है वो बना नहीं है, बन रहा है। दैट तो कभी भी अगर स्पीशीज को पढ़ते वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, रहा है, रही है, अरे ट्रांजिशन स्टेट है। और देखकर तो पहचान में आ ही जाता है। उसका प्रेजेंटेशन ही गजब का होता है, 2 लाइन बनाते हैं और हैशटैग लगाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन ऐसा है। तो अगर मैं इस पूरी रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखूं तो मुझे पता क्या लगता है, अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं, Cl को जाना है, OH को आना है, रिएक्शन स्टार्ट हुई और एक स्पीशीज बनी, जिस स्पीशीज में OH आ रहा है, Cl जा रहा है, या कार्बन OH बॉन्ड बन रहा है, कार्बन CCl बॉन्ड टूट रहा है, और फाइनली क्या हुआ, CCl बॉन्ड टूट गया, COH बॉन्ड बन गया, अरे ये प्रोडक्ट्स बन गए। अभी जरा अगली रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो। अभी परेशान नहीं होना, बस सुनते जाओ, मुझे जितना समझ में आया उतना अच्छा, नहीं समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया, समझो। जैसे यहां देखिए, ये इसका मैकेनिज्म क्या, वही CCl बॉन्ड टूटना है, रिएक्शन स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते ही खट करके स्पीशीज बनी, और ये देखो इसमें क्या, CCl बॉन्ड टूट रहा है, टूट गया, कार्बन OH बॉन्ड बनना है, इसका टेक चलो, कार्बन OH बॉन्ड बन रहा है, बन गया। इसका मतलब यार, ये दोनों जो रिएक्शन मैंने लिखी, इसमें अंतर क्या दिखा, इसमें अंतर ये दिखा कि यहां पर जब हमने रिएक्शन देखी तो यहां पर हमें एक ट्रांजिशन स्टेट नजर आई, एक स्पीशीज से जिसमें रहा है, रही आ रहे थे, और अगले वाले में जब हमने मैकेनिज्म देखा तो हमें 2 अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट दिखी। CCl बॉन्ड टूट रहा है, एक अलग चीज, कार्बन OH बॉन्ड बन रहा है, एक अलग चीज। और ये जो दोनों चीजें, दोनों का प्रेजेंटेशन वही हैशटैग, मतलब ये भी ट्रांजिशन स्टेट और ये भी ट्रांजिशन स्टेट। तो 2 ट्रांजिशन स्टेट है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2, और इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट के बीच की स्टेट देखिए, ये वाली, ये कहलाता है इंटरमीडिएट। समझो अभी, इसकी और अच्छी समझ आती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। तो मैं अब इन जनाब का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं, मैं इधर ही बना देता हूं क्योंकि यहां लिखा है ना, तो मैं यही बनाता हूं, ध्यान देना। जब हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब कभी तुम्हें, मैं यही लिखता हूं, जब कभी तुम्हें वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन नजर आए, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट नजर आए, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जब भी तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ग्राफ नजर आए जिसमें वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो या रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा हो, तो उस ग्राफ को हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अभी कॉपी नहीं करना, बाद में टाइम दूंगा, अभी समझना है। तो मैं इसका ग्राफ आपको बताता हूं, ध्यान देना। ये सिंगल स्टेप, इस रिएक्शन का ग्राफ बता रहा हूं, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। समझना, कौन से 2 लोग रिएक्ट कर रहे हैं, CH3Cl और OH नेगेटिव, तो इनकी मिलाकर जो कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी का एवरेजिंग है, वो मान लो इस लेवल पर है, सपोज,
तो यहां पर आपके कौन कौन है, CH3Cl प्लस OH नेगेटिव। अब समझना बेटा, इन दोनों की रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनना है, लेकिन ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ये ट्रांजिशन स्टेट बने। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट बनी तो ये प्रोडक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ना, वो हमेशा किसी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का मैक्सिमा होता है। मैक्सिमा, मैक्सिमा तो समझते हो ना, मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा। तो ये जो होगा ना ट्रांजिशन स्टेट का लेवल, ये ऊपर की तरफ होगा, यहां कहीं पर मान लो ये है ट्रांजिशन स्टेट का लेवल, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। इसका ये मतलब है, समझिए, इसका ये मतलब है कि यार अगर इन दोनों को प्रोडक्ट बनाना है तो उनको ये बनाना पड़ेगा, ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अच्छा, ये चढ़ाई की टोटल एनर्जी इतनी है, इसमें से इतनी एनर्जी तो इनके पास में है, मतलब इतनी पोटेंशियल एनर्जी तो इनके पास में है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसको बोल रहे हैं HR, एंथैल्पी। ये एंथैल्पी, ये जो टर्म मैंने बोली, ये थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिकल में आप पढ़ोगे। एंथैल्पी को हम H लिखते हैं, R फॉर रिएक्टेंट, जो भी इसके रिएक्टेंट्स हैं। तो भैया ये जो दो लोग हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है ही, एवरेजिंग इनकी अगर निकाले तो इतनी एनर्जी इनके पास में है, लेकिन इतनी एनर्जी से प्रोडक्ट बनता नहीं है। अगर इनको प्रोडक्ट बनाना है तो इनको ये क्रॉस करना है, ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है। इसके लिए इनको इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको कहीं से मिल जाए कैसे भी करके, तो ये तुरंत ये बना लेंगे, और ये बना तो भैया वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उस तरफ स्लाइड कर जाएगा जिस तरफ प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट यहां पर, मतलब ये इसका ग्राफ ये ऐसा। तो इनकी खुद की एवरेजिंग की एनर्जी, भैया इनके पास एवरेज इतनी एनर्जी है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको चाहिए क्या बनाने के लिए, ये मैक्सिमा बनाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए। क्योंकि जब तक ये बनेगा नहीं तब तक वो स्लाइड करेगा नहीं, तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं। ये प्रोडक्ट है हमारा CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। तो अगर इसको इसमें कन्वर्ट होना भैया, ये क्रॉस करना पड़ेगा। ये क्रॉस करने के लिए इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट्स को रिक्वायर्ड होती है टू मेक द ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं EA। EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी सप्लाई किसी भी तरीके से आनी चाहिए। अगर वो एनर्जी मिलेगी तो ये रिएक्शन होगी, जब तक वो एनर्जी मिलेगी नहीं तब तक भाई साहब ये चढ़ाई हो नहीं सकती। जब तक ये चढ़ाई चढ़ेंगे नहीं, प्रोडक्ट बनेगा कैसे, रिएक्शन होगी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब बिल्कुल सही समझे, ट्रांजिशन स्टेट मोस्ट अनस्टेबल चीज होती है, बिल्कुल सही बात। ट्रांजिशन स्टेट इसलिए मैंने कहा ना कि वो ग्राफ का मैक्सिमा होता है बेटा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ट्रांजिशन स्टेट पकड़ना है भैया, उसमें कितने मैक्सिमा है, जितने मैक्सिमा उतनी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट बनने के लिए ट्रांजिशन स्टेट एक बैरियर है जिसको क्रॉस होना जरूरी है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो और भी अच्छा है, परेशान होना ही नहीं। काइनेटिक्स की बात है, ये काइनेटिक्स में समझ में आती है 11th। ये बहुत जल्दी है कि इतनी भारी भारी बातों को आप समझ पाओ। एक्टिवेशन एनर्जी एक से एक टर्म आ रही है, ठीक है। बस इतना सा है कि ये अभी सुन लोगे तो जब जीओसी में चालू करूंगा तो मैं बोल दूंगा इंटरमीडिएट, तो तुम्हें लगेगा हाँ कोई चीज होती है यार, तुम्हारे में तुम्हें एक्सेप्टेंस आ जाएगी। अच्छा, इंटरमीडिएट करके कोई चीज होती है, ट्रांजिशन स्टेट करके कोई बात बोलते हो सर होती है, इतने इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये टर्म तुम्हें सुनी सुनी लगनी चाहिए, दैट्स इट। इतना ही पर्पज है मेरा। चलो अभी सुनो, अभी सुनो सुनो। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अभी तुम इसमें भी जाना हम ग्राफ कैसे बनाए, अरे तुम्हें नहीं आएगा अभी। इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ देखना जरा कैसा बन रहा है। ये देखिए, ये इसका ग्राफ है सपोज। अब इस ग्राफ को आप देखिए, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इस ग्राफ को देखकर अगर कोई बोले कि भैया बताओ कितनी ट्रांजिशन स्टेट है, मैंने कहा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जितने मैक्सिमा होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट का लेवल मैक्सिमा वाला लेवल होता है। तो भैया दिस इज ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट यहां पर होगी। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट यहां पर है। ये आपका रिएक्टेंट है ये वाला, और ये आपका प्रोडक्ट है, P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट। और ये जो आपका जिसको मैंने इंटरमीडिएट कहा वो कहां पर होगा, वो ये रहा देखिए। दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जो स्टेट होती है, दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जो स्टेट होती है, दैट इज नोन एज IN, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट
तो इंटरमीडिएट को डिफाइन कैसे करते हैं? इंटरमीडिएट दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच की स्टेट होती है, दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच की स्टेट जो ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट से कम ही होगी। तो इंटरमीडिएट दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच की स्टेट होती है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। दोनों ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में दिस इज बेटर साइड। मेरी लैंग्वेज में क्या? मेरी लैंग्वेज में फिर से पढ़ना, सीएल जाने वाला है, रिएक्शन स्टार्ट हुई, ट्रांजिशन स्टेट बनी, जा रहा है, चला गया, OH आ रहा है, आ गया। तो आपने देखा दो रहा है रही है के बीच में मैंने थोड़ी गहरी लंबी सांस ली। सीएल जा रहा है, चला गया, OH आ रहा है, आ गया तो प्रोडक्ट बन गया। तो दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच की स्टेट, या मैं कहूं दो रहा है रही है के बीच में जो गहरी लंबी सांस होती है वो इंटरमीडिएट कहलाता है। मजाक कर रहा हूं, टेक्निकली क्या, इंटरमीडिएट वो स्पीशीज होती है जो दो ट्रांजिशन के बीच में बनती है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कैसे पता लगता है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, बीच में जितने भी मिनिमा तुम्हें नजर आएंगे वो सब इंटरमीडिएट है। जैसे जिन भी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है शायद वो आंसर दे पाएंगे, इससे मुझे पता लगेगा कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई। जैसे मैंने ये बनाया, इस ग्राफ को देख के बताइए मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कितनी है और टोटल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना है? बताइए जरा। ये ग्राफ अगर है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, हाँ जी, कितनी ट्रांजिशन स्टेट कितनी इंटरमीडिएट? अरे वाह यार, तुम लोग तो बहुत सारे लोग समझ गए, क्या बात है, क्या बात है। मैं आज जब आ रहा था घर से चला, मैंने कहा आज बच्चों को क्या पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। एक बार मन में विचार आया कि ये बातें ही ना पढ़ाऊं, सच बता रहा हूं। मैं जब ड्राइव करके लेक्चर के लिए आ रहा था, फर्स्ट ही लेक्चर मेरा आज का, बैक टू बैक कंटिन्यू लेक्चर है मेरे, दो लेक्चर्स और कंटिन्यू हैं। तो घर से निकला तो मुझे लग रहा था यार भारी भारी चीजें बच्चों को पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। एक बार तो मन आया कि नहीं पढ़ाऊं, कोई जरूरत नहीं, इनके बिना भी अपन जीओसी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जीओसी में जैसे इंडक्टिव चालू करूंगा तो इंडक्टिव के एप्लीकेशन में मैं लिखूंगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जिसमें मैं कार्बोकेटाइन समझाऊंगा। तो एक मन था कि यार बच्चों को ये सब बातें ना पढ़ाऊं, बस बोल दूंगा कि तुम काइनेटिक्स में पढ़ोगे या तुम इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। बच्चे मान लेते कि हाँ चलो ठीक है, वहीं एक्सेप्ट कर लेते कि कार्बोकेटाइन करके कोई चीज होती होगी। तो मैं चाहता तो उसको समझा, मतलब उसको ऐसे ही कर देता। बट फिर आया तो मेरे को लगा यार एक बार ट्राई करने में क्या, एक बार ट्राई तो करता हूँ, शायद मेरी बात समझ में आ जाए, किसी को तो आए, एक को भी आ गई तो मेरा जीवन धन्य हो गया पढ़ाने का। और यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ तो फौज है पूरी की पूरी समझने वाली, मजा आ गया यार। तुमने तो टफ चीज को समझ लिया, शाबाश। एक पता क्या लग रहा, सर आप हमारी कैपेबिलिटीज पे शंका मत किया करो, इतना तो आसान है, आपने सोचा कैसे कि हम नहीं समझ पाएंगे। भैया गलती हो गई, माफ करो, अब आगे से नहीं सोचूंगा, अब तो मैं हर चीज तुम्हें पढ़ा दूंगा। मुझे कॉन्फिडेंस दिला दिया तुमने यार, गुड। चलो तो ट्रांसफर स्टेट कितनी, देख 1 2 3, जितने मैक्सिमा उतनी ट्रांसफर स्टेट, वेरी गुड। और इंटरमीडिएट कितने? अरे मिनिमा। वैसे एक बात बोलूं तुम्हें, मेरे को एक कुछ दिख रहा है, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में एक रिलेशन दिख रहा है। मेरे को जो दिख रहा है किसी को दिख रहा है क्या? अपन ट्रांजिशन स्टेट के नंबर से पकड़ सकते हैं इंटरमीडिएट कितने होंगे, कोई बता सकता है क्या? कैसे? अरे वाह, मजा आ गया। देखो मेरे बोलने के पहले विचार तुमने पकड़ लिए लगभग सबने कि सर पता लग गया हमें। आपने कहा था दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो मिनिमा होगा इंटरमीडिएट होगी। इसका मतलब अगर हमें ये पकड़ना है कि टोटल इंटरमीडिएट कितने होंगे, तो कुछ नहीं, टोटल टीएस जितनी है -1 कर दो, उठा के बात खत्म, बस। वेरी गुड यार, शाबाश। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट हमेशा क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ टीएस, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट -1, हमेशा हमेशा। तो भैया देखो, दो टीएस के बीच की स्टेट, दिस इज इंटरमीडिएट नंबर 1, दो टीएस के बीच की स्टेट, दिस इज इंटरमीडिएट नंबर 2। तो 3 टीएस तो दो दो इंटरमीडिएट, तो हमेशा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने होंगे? नंबर ऑफ टीएस -1। एकदम सही पकड़ा तुमने, मजा आ गया, शाबाश। अच्छा अब चलो, तुमने इतना अच्छा आंसर दिया मुझे तो तुम्हें कुछ बातें और बताता हूं। मैं तुम्हें अब ग्राफ को देखकर एक्सो एंडो पता करना भी बताता हूं। वैसे पूरी फिजिकल की बात है बट तो भी, जब तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना, थर्मोडायनेमिक्स,
तो थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग दो तरह के फंक्शन पढ़ोगे, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ये नाम सुना है क्या कोई, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन? कुछ सुना है क्या ऐसा? कुछ नहीं सुना। अच्छा, स्टेट फंक्शन मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमेशा फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करती है। जैसे सुनो, तुम लोग क्वेश्चंस तो करते हो गैसेस स्टेट वगैरह फिजिकल में, तो तुम्हें बोला जाता है कि भैया अभी कमरे का तापमान 40 डिग्री है, फिर कुछ हुआ और 60 डिग्री हो गया, तो बताइए टेम्परेचर में चेंज कितना आया? बताओ, बाद में 60 हो गया, पहले 40 था, बताओ चेंज कितना आया? 20 का। मतलब टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, इररेस्पेक्टिव कि भैया तापमान बढ़ा कैसे, यहां पर हीटर लगाया कि यहां पर कुछ चूल्हा जलाया कि यहां क्या करा, उससे नहीं फर्क पड़ता। टेम्परेचर चेंज 20 का है भैया, फाइनल 60 था, इनिशियल 40 था, तो दैट इज अ स्टेट फंक्शन। ऐसी प्रेशर चेंजेस स्टेट फंक्शन, प्रेशर इटसेल्फ इज अ स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का मतलब हमेशा क्या, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं, मैं यहां लिख देता हूं। स्टेट फंक्शन, ये सब फिजिकल चल रहा है। तो स्टेट फंक्शन क्या, पीवीटी उषा जी, पीवीटी उषा जी, ये हमारी केमिस्ट्री के बोल रहा हूं, ये हमारी केमिस्ट्री के स्टेट फंक्शन। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये सारी चीजें। दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ठीक है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब अभी टेंशन नहीं लेना, स्टेट फंक्शन। तो इनमें से किसी में भी जब चेंज लिखते हो तो कैसे लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। प्रेशर में चेंज, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। वॉल्यूम में चेंज, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। टेम्परेचर चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें हमारे काम का पता है क्या है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी, तो एंथैल्पी में चेंज हम कैसे लिखेंगे, किसी भी स्टेट फंक्शन में चेंज क्या होता है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या, प्रोडक्ट, तो समीशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ये इसका एक्सप्रेशन आएगा। क्योंकि इट इज ए स्टेट फंक्शन, तो फाइनल स्टेट प्रोडक्ट होती है, इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट होती है। अच्छा, जब कभी डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आता है तब हम रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आता है इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ग्राफ देखकर तुरंत समझ में आता है कि एक्सोइक एंडो है। जैसे देखिए इसमें अपने को पकड़ना है, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पीज, टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी। ग्राफ साफ बता रहा भैया एच आर की वैल्यू एचपी से काफी ज्यादा है। मतलब ग्राफ से एक्सप्रेशन साफ समझ में आ रहा है कि इस ग्राफ के लिए एच आर इज मच ग्रेटर देन एचपी। और अगर एच आर एचपी से ज्यादा है तो जो डेल्टा एच का एक्सप्रेशन आएगा, एच आर एचपी से काफी ज्यादा, तो डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, अरे मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ग्राफ से समझ में आ गया। जैसे ये वाला ग्राफ देख के बता सकते हो एक्सो होगा कि एंडो को, ये वाला ग्राफ एक्सो की एंडो, बताओ जरा, इज इट एक्सो और एंडो बेटा? अरे वाह यार, क्या समझ रहे हो तुम यार, मजा आ गया यार, मैं तो तुम्हें ऐसी समझ रहा था। ये एच आर, ये एच पी, तो एच आर इज ग्रेटर देन एच पी मीन्स डेल्टा एच कम्स आउट नेगेटिव, मतलब दिस इज एक्सो। अच्छा 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 अच्छा, चलो बेटा ये बताइए, ये बताना एक्सो की एंडो, बताना जरा, बताओ बताओ। अरे वाह वाह वाह, गुड। तो यहां पर भी डेल्टा एच नेगेटिव एक्सो। अब रुको बच्चा, रुक जाओ, अब तुम रुक जाओ, अब रुक जाओ, तुम बहुत बता रहे हो ना, अभी रुक जाओ। तुमने बता दिया ना, अब बताना। अब एक टफ सवाल देता हूं मैं, रुक जाओ। रुको 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 रुको, एक बात और, एक बात और, एक बात और, एक बात और। बेटा अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है, मतलब उसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगी। अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें डेफिनेटली एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट होगी, जितनी स्टेप होंगी उतनी ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो इसमें ध्यान से अगर देखें
तो ये 2 स्टेप में हुई है। 2 स्टेप में कैसे कैसे हुई है समझना। पहली स्टेप कौन सी पता है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट का बनना, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट का बनना, दैट इज स्टेप नंबर 1, इसकी ट्रांजिशन स्टेट ये रही। दूसरी स्टेप है इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का बनना, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का बनना, ग्राफ में भी दिख रहा है। तो 2 स्टेप कौन सी दिख रही है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट का बनना नंबर 1, दूसरा है इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का बनना। तो मैं यहां पर इसको अगर जनरल नोट करना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट का बनना फर्स्ट स्टेप, और दूसरी स्टेप हो गई इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का बनना। ये 2 स्टेप हो गई। दिस इज स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज स्टेप नंबर 2। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो दिस इज बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन, दिस इज बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। जैसे इसका अगला वाला ग्राफ देखो, इसको देखो कितनी स्टेप में हुई है बता सकते हो? वैसे बता रखा है तुमने, 3 स्टेप में हुई है। वो 3 स्टेप कौन कौन सी, कोई पूछे तो समझना। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट 1 का बनना, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट 1 का बनना स्टेप नंबर 1, इंटरमीडिएट 1 से इंटरमीडिएट 2 का बनना स्टेप नंबर 2, इंटरमीडिएट 2 से प्रोडक्ट का बनना स्टेप नंबर 3। तो दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3। भैया 3 स्टेप में, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अब समझना यार, अगर सिंगल स्टेप होती, सिंगल स्टेप होती तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए बस हमें ये ट्रांजिशन स्टेट ही तो बनानी है। ट्रांजिशन स्टेट बन गई तो रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट बन जाएगा। और ट्रांजिशन स्टेट को अगर बनाना है इसको, तो इसके लिए बस इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट्स इट। मतलब ये वाली जो स्टेप है इस टीएस का बनना, बस उतनी से एनर्जी हमें चाहिए। तो यही वाली जो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रेट को गवर्न कर रही है। अगर ये स्टेप हो गई तो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन आप मल्टी स्टेप में चेक करिए, ये वाला ग्राफ देखिए, इसमें भैया ये भी टीएस बन रही है, ये भी टीएस बन रही है। जब ये बने फिर ये बने, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनने के लिए दोनों टीएस बननी जरूरी है। लेकिन उसमें भी अगर मैं देखना चाहूं कि यार मेनली रिएक्शन को कौन गवर्न करेगा, TS1 गवर्न करेगी कि TS2 गवर्न करेगी, बता सकते हो ग्राफ देख के कौन इस रिएक्शन को गवर्न कर रहा है? हाँ 1। ऐसा पता है क्यों बोल रहा हूं भाई? कौन सी स्टेप इस पूरी रिएक्शन को गवर्न करेगी? भैया वो स्टेप इस पूरी रिएक्शन को गवर्न करेगी जिसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है। ध्यान देना, ध्यान देना। अगर TS1 बनाना है, जब तक ये बनेगा नहीं तब तक ये नहीं बनेंगे जनाब। तो इसको बनाने के लिए व्हाट वी नीड दिस एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 1 मान लो, सपोज दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 1। अगर रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 1 के बराबर एनर्जी मिल जाती है तो TS1 बनती है, TS1 बनती है वो इंटरमीडिएट बना लेगी। लेकिन इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने के लिए फिर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। लेट दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 2। और साफ समझ में आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 1 इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 2 इस ग्राफ के हिसाब से। इसका मतलब इस पूरी रिएक्शन को करवाने के लिए या इस पूरी रिएक्शन की रेट जो डिफाइन होगी कि भैया ये रिएक्शन फाइनली होगी कि नहीं होगी, ये कौन गवर्न कर रहा है? ये एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 1 गवर्न कर रहा है, या मैं कहूंगा दिस विल बी स्लो स्टेप। तो कौन सी स्लो स्टेप होगी? ये वाली, इंटरमीडिएट का बनना। तो आर से इंटरमीडिएट का बनना, दैट विल बी RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो ये मैंने टेक्निकल समझाया, बट ये टेक्निकल कई बार बच्चों को समझ में आता नहीं, जिसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। मैं मेरे तरीके से समझाऊं क्या, उससे तुरंत समझ में आ जाएगा। RDS के बारे में समझाऊं क्या? समझो, ध्यान देना। अगर ऑफलाइन क्लास होती ना, तो इस वक्त मैं पता है क्या करता, एक बच्चे को कहता है कि यार कोई एक बॉल पेन दे। अब यार वो सब बातें, वो सब किस्से कहानी के लिए अपने को सब इमेजिनेशन में लेना पड़ेगा। तो मान लो क्लास में आप सब बैठे हो, ऑफलाइन क्लास में ले रहा हूं, और मैंने किसी एक बच्चे को बोला कि यार एक बॉल पेन दे दे। बॉल पेन ऐसा देना जिसके 3 टुकड़े हो जाएं। 3 टुकड़े हो जाए मतलब कैप अलग हो जाए, पीछे का पार्ट अलग हो जाए, या रिमेनिंग बॉडी पार्ट अलग हो जाए, रिफिल अलग हो जाए। तो ऐसे बॉल पेन भी आते हैं जिनके 3 पार्ट हो जाते हैं। तो किसी एक बच्चे ने मान लो मुझे वो दे दिया, ठीक है, मैंने उसके 3 टुकड़े करके रख दिए। अब सुनो, मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं, 2020 हो गया, 15-16 साल हो गए पढ़ाते हुए। अच्छा लंबा एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का। बट जिस तरह का मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, और आगे आप GOC में देखोगे, या अगर आप अपने सीनियर्स जो 12th वाले बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे यार कमल सर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं, उनका तरीका थोड़ा अलग है। बापू बहू बेटा,
भगवान भागवान, इंट्रामोल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खिड़की वाला प्यार, तो ऐसी तो टर्मिनोलॉजी है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक में बहू बनने के कंसेप्ट, बहू का गृह प्रवेश वहां होगा जहां पर पैसा ज्यादा हो, मतलब इस तरीके से पढ़ाते हैं वो कंसेप्ट्स को, अपने तरीके से पढ़ाते हैं, अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो यार ये जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनिक को डेवलप किया है पढ़ाने में, मेरे को कई बार लगता है, जैसे मेरी उम्र 40 साल के आसपास होने वाली है, मुझे लगता है यार ये तरीका उस वक्त बड़ा अजीब हो जाएगा जब मेरी उम्र 50 साल के आसपास होगी। और 50 साल के आसपास मैं क्लास में आके या प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके अगर बच्चों को बोलूंगा भगवान भागवान, छोटी बहू बड़ी बहू, बच्चे क्या सोचेंगे, बुड्ढा सटिया गया। तो उसका एहसास मुझे अभी से होने लगा है। थोड़ा लगता है कि यार पढ़ाऊं, कई बार मैं सोचने में मजबूर होता हूँ कि वास्तव में जिस जो मतलब पढ़ाना चाहता हूँ वैसा का वैसा पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, थोड़ा बहुत मैं आजकल कट शॉर्ट करने लगा उम्र के हिसाब से। तो 50 साल में इस तरीके से पढ़ाना, बापू बहू बेटा और ये सब चीजें थोड़ी सी अजीब लगेंगी। तो मुझे पता है, ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि यार बेहतर क्या है, मत पढ़ाओ। तो मैंने अभी से उसकी प्लानिंग कर ली है। अब देखो मुझे लगता है जीव भगवान ने, मेरे कर्म अगर अच्छे रहे तो भगवान ने काफी लंबी उम्र दी होगी मुझे। तो यार अगर मैं 50 साल भी नहीं पढ़ाऊंगा, 50 साल की उम्र तक भी नहीं पढ़ाऊंगा, मान लो 5-6 साल ही पढ़ाया सपोज, लेकिन जीवन तो लंबा है, जीवन जीने के लिए भैया नीड्स तो होती हैं, तो भैया फाइनेंशियल नीड्स भी हैं, तो उसकी कोई बैकअप तो होना चाहिए। तो मैंने क्या कर रखा है, तुम्हें बता रहा हूँ मैंने क्या कर रखा है। मैंने देवास के आसपास एक बड़ी सी लैंड ली हुई है, ठीक है, तो वहां पर एक लैंड मैंने ली हुई है, राइट। और मैं, मेरी प्लानिंग अभी से क्या है कि जब मैं मतलब ये पढ़ाना छोड़ दूंगा तो फिर मैं वहां पर फैक्ट्री डालूंगा, ठीक। और फैक्ट्री में मैं बॉल पेन बनाने की डालूंगा, अभी से प्लानिंग है मेरी। क्यों बॉल पेन बनाने की डाल रहा हूँ फैक्ट्री, क्योंकि यार 2005 से पढ़ा रहा हूँ, 5-10 साल अगर और पढ़ाए, 15 साल तो ये हो गए, 10-1 साल मतलब 25-26 साल अगर कोई व्यक्ति पढ़ाएगा, पढ़ाने में ही रहेगा, टीचिंग प्रोफेशन में रहेगा, तो भैया उसके तो दिमाग में हर वक्त वही चलता रहेगा, तो वो तो उसी से रिलेटेड चीजें बनाएगा, पूछेगा, बताएगा। तो बॉल पेन बनाऊंगा मैं तो भैया बॉल पेन बनाने की फैक्ट्री में डालने वाला हूँ। अच्छा, अभी से मेरी प्लानिंग है कि बॉल पेन बनाने की फैक्ट्री को मैं 3 सब पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक में रिफिल्स बनेगी, एक में कैप बनेगी, कैप मतलब ढक्कन, तो एक एक सब जो यूनिट है उसमें ढक्कन बनेंगे, और एक में अपना रिमेनिंग बॉडी पार्ट बनेंगे बॉल पेन के, ठीक है। अच्छा, मैं जो फैक्ट्री डालूंगा तो मैं आपके बैच का, आपका बैच जो भी है, नर्चर M1 M2 मिलाकर जो भी बैच है, ये 2020 कोरोना काल का बैच बोलूंगा आज से इसको मैं, हाँ आज से एक नया नाम रखता हूँ तुम्हारा, कोरोना काल का बैच। तो कोरोना काल का जो बैच है, तुम लोग तब तक क्या हो चुके होंगे, तुम लोग IIT में पहुंच चुके होंगे और बढ़िया बढ़िया MNC मल्टीनेशनल कंपनी में बढ़िया कुछ अच्छे पैकेज पे तुम लोग काम कर रहे होंगे। तो मैं तुम्हारे बैच के 3 बच्चों को कॉल करूंगा कि यार बेटा कुछ वक्त के लिए मेरा हाथ बटाने के लिए आ जाओ। तो उन 3 बच्चों का नाम मैं बताता हूँ, किस किस को अभी किस किस को बुलाऊं भैया, कौन तैयार है। एक तो कृष तैयार है, एक मानस तैयार है, और एक कृष मानस, और किसको लें, हर्षित को ले लेते हैं। चलो चलो ससुरे, देखो सारे के सारे बोलते हैं सर मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। पता है क्या, वो अपनी जॉब सिक्योरिटी पहले ही चाहते हैं। बढ़िया है यार, अगर सर जॉब दे दे तो मजा आ गया, पहले से अपना फ्यूचर सिक्योर हो गया, इसीलिए सब आने को तैयार है ससुरे। चलो एनीवे, तो मेरा कॉल 3 लोगों को आएगा, कृष को, हर्षित को, और एक और क्या नाम लिया था भूल ही गया मैं तो यार, एक और किसको, आरुष को ले लेते हैं। चलो, तो हर्षित, आरुष और कृष, बस अब ये 3 फिक्स हो गए, हर्षित, आरुष और कृष, ठीक है। इन तीनों को मेरा कॉल जाएगा। अच्छा, ये तीनों जब पढ़ते थे, जब IIT की तैयारी करते थे, तो इनको लगता था कि नहीं कमल सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो बड़ी इज्जत भी, इनफैक्ट सभी बच्चे बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। तो इन्होंने कहा कि यार अब सर का बिजनेस कोई स्टैब्लिश हुआ तो है नहीं, तो वो अपने यहाँ से थोड़ी छुट्टी उट्टी लेके, कि 1-8 महीने की छुट्टी लेके अपने बॉस से कह के फिर मेरे पास में आ जाएंगे कि सर हम लोग आ गए। अच्छा, मैं क्या करूंगा, इन तीनों को, जो तीनों सब यूनिट्स हैं, वो इनके हवाले कर दूंगा। तो हर्षित को सपोज मैंने रिफिल का इंचार्ज बना दिया कि भैया रिफिल वाली सब यूनिट तेरे हवाले है, ठीक है। आरुष को मैंने बना दिया रिमेनिंग बॉडी पार्ट जहां पर बन रहा है वो, और अपना जो कृष है, कृष माय फेवरेट, तो कृष को मैंने ढक्कन का इंचार्ज बनाया, ठीक है। वो कौन सी सब यूनिट का इंचार्ज, जहां पर कैप्स बनती है, ढक्कन बनते हैं, ठीक। अच्छा, अब इन तीनों को मैं टारगेट दूंगा कि सुनो तुम तीनों क्या करो, 24 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है, मैं अपने गांव जा रहा हूं, 24 घंटे बाद में आऊंगा, तुम जितना प्रोडक्शन अपनी सब यूनिट में करवा सकते हो कराओ, ठीक है, मन लगा के करना। ठीक है सर हम करेंगे, मैं चला गया। अब इसमें अपना जो हर्षित है, वो जब पढ़ता था तो पढ़ते वक्त 11th-12th में बड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करता था, सीरियस होकर लेक्चर्स को सुनता था, होमवर्क टाइम पे करना, मतलब उसकी शुरू से एक डिसिप्लिन वाली आदत थी।
तो उसने वहां पर भी वो डिसिप्लिन मेंटेन किया और खूब मन लगा के अपने सब जो यूनिट है उसमें काम करवाया, अच्छा प्रोडक्शन करवाया। तो जब मैं आया मैंने देखा कि हर्षित के यहाँ का जो प्रोडक्शन आया सब यूनिट का, वो आया करीब 80। हर्षित तुम्हारे पास क्या था यार, रिफिल थी कि रिमेनिंग बॉडी पार्ट था? हर्षित तेरे पास क्या था बताना। रिफिल, हाँ। तो मैं जब आया तो मैंने देखा कि 80 करीब रिफिल्स उसकी सब यूनिट का प्रोडक्शन है। अच्छा, उसके बाद मैं गया अपने एक तो क्रिश, हर्षित और एक आरुष। तो आरुष के पास गया, आरुष के पास में रिमेनिंग बॉडी पार्ट थे। आरुष ने उतना मन लगा के काम नहीं किया, शायद आईपीएल चल रहे थे, कुछ फाइनल वाइनल आ रहा था, तो उसने थोड़ा सा फाइनल देखा, थोड़ा सा काम किया। और मैंने देखा तो उसके यहाँ पर जो सब यूनिट का जो प्रोडक्शन था वो 50 करीब रिमेनिंग बॉडी पार्ट थे। अब मैं क्रिश के पास गया, अपने ढक्कन के पास गया, मैंने देखा भाई साहब क्रिश पढ़ने में शुरू से अच्छा था, मतलब आईक्यू वाइज तो बहुत अच्छा था, लेकिन यार केवल आईक्यू से बात नहीं बनती ना, आईक्यू के साथ में पूरा मतलब अपने को इन्वॉल्व होकर काम लंबे समय तक करना होता है। एक जमाना था जब आईक्यू से बात बन जाती थी, बट आजकल आईक्यू से ज्यादा हार्डवर्क जरूरी है, ठीक है, मतलब लगे रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्रिश का आईक्यू शुरू से अच्छा था, बट होता है ना अच्छे आईक्यू वाले बच्चे थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि चलो यार आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देख लिया, विराट कोहली का बड़ा फैन है वो। तो कृष्ण ने क्या करा, अरे भाई चलो आईपीएल, तो आईपीएल आराम से आईपीएल देखा, फिर अचानक याद आया अरे यार सर आ जाएंगे तो सर को प्रोडक्शन तो बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही थोड़ा काम किया, थोड़ा नहीं किया, थोड़ा आराम किया, वही सब चलता रहा, आईपीएल देखता रहा। मैं जब आया तो मैंने देखा यार सब यूनिट में उतना प्रोडक्शन आया भी नहीं। तो कितना देखा, मैंने देखा भैया 20 के करीब ढक्कन बने। इसका मतलब तीनों सब यूनिट्स में क्या क्या प्रोडक्शन रहा, 80 तो रिफिल्स बनी, 50 रिमेनिंग बॉडी पार्ट बने और 20 के आसपास ढक्कन बने। अब मुझे ये बताओ, इसका मतलब मेरी जो बॉल पेन बनाने की फैक्ट्री है, जो कंपनी है, एक दिन में उसका प्रोडक्शन रेट कितना हुआ बताना जरा। पर डे अगर मैं 24 आवर्स की प्रोडक्शन की बात करूं तो फाइनली प्रोडक्शन रेट क्या लिखोगे? बिल्कुल 20। इसका मतलब रेट ऑफ बॉल पेन फॉर्मेशन इज 20 पर डे। ये मेरी जो यूनिट है उसका प्रोडक्शन आ रहा है। इसका मतलब नेट रिएक्शन 20 बॉल पेन पर डे का रेट है। ये 21 भी हो सकता था, 22 भी हो सकता, 25 भी हो सकता था। कौन डिसाइड करता है इस रेट को, बताइए जरा, कौन डिसाइड करता है? ये रेट और ज्यादा भी हो सकती थी। हु विल डिसाइड? क्रिश विल डिसाइड, ढक्कन विल डिसाइड, यस और नो। अगर वो ढक्कन का प्रोडक्शन 20 की जगह 22 होता तो रेट 22 होती, 25 होता तो रेट 25 होती। बस ऐसा का ऐसा एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में होता है। जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है ना, उसमें यही चीजें होती हैं। किसी एक में रिफिल बन रही होती है, किसी एक में रिमेनिंग बॉडी पार्ट बन रहे होते हैं, किसी एक में ढक्कन बन रहा होता है, लेकिन एंटायर रेट विल बी गवर्न बाय ढक्कन। एंटायर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज गवर्न बाय स्लोएस्ट स्टेप, एंड स्लोएस्ट स्टेप इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे हमारे यहां पर ये जो ढक्कन वाला प्रिपरेशन है, दैट इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो मल्टीपल स्टेप्स होती हैं, मल्टीपल स्टेप में जिसमें अलग अलग चीजें बन रही होती हैं, वहां पर कोई एक स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होगी, जो स्लोएस्ट स्टेप होगी वो आरडीएस होगी, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, पहली चीज। अब सुनो सर, कोई रिएक्शन देख के हमें समझ में आता है कि आरडीएस है कि नहीं? नहीं बेटा, आरडीएस तो अपने को याद रखनी होती है, लेकिन हाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर तुम्हारे सामने आ गया, उसको देख के समझ में आ जाएगा आरडीएस कौन सी है। डेफिनेटली स्लोएस्ट स्टेप वो वाली होगी जिसको होने में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो, दैट विल बी आरडीएस। अब तुम्हें बात बहुत अच्छी समझ में आएगी, ध्यान दो। जैसे यहां पर दो स्टेप हो रही है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट का बनना और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का बनना। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट के बनने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली ढक्कन कौन होगा जिसमें एनर्जी ज्यादा लगे? ये एनर्जी भैया, इस स्टेप को होने के लिए ये बैरियर क्रॉस होना है, ये बैरियर क्रॉस होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है इसके कंपैरिजन, मतलब दिस विल बी ढक्कन। जैसे मैंने तुमसे ये पूछा, सुनो, अब इसमें तुम मुझे आंसर देना। एक तो इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, पहला क्वेश्चन मेरा है, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और अगर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट 1 और 2 मानते जाना, तो इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो एक तो रिएक्शन का प्रेजेंटेशन बताओ, दूसरा मुझे बताओ इसमें टोटल टीएस कितनी। अब मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ टीएस कितनी। एक मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने, टोटल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने। एक मुझे तुम बताओ आरडीएस कौन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी, बताओ जरा। और एक एक्सोई के एंडोर,
एक्सो की एंडो, ये तुम बताओ। इतनी सारी बातें मुझे बताओ जरा, तुम्हें अगर बात पूरी समझ में आई तो। चलो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ध्यान देना बेटा। दिस इज इंटरमीडिएट नंबर 1, दिस इज इंटरमीडिएट नंबर 2, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, TS2, TS3, तो टोटल TS हो गई 3, टोटल इंटरमीडिएट हो गए 2। अच्छा, इसका प्रेजेंटेशन कैसा आएगा? इसका प्रेजेंटेशन आएगा R से IN1 का बनना, IN1 से IN2 का बनना, IN2 से P का बनना, ये इसका प्रेजेंटेशन होगा। 3 स्टेप। आरडीएस कौन सी है मुझे ये बताइए, इसमें आरडीएस कौन सी है? ग्राफ देख के बताओ, आरडीएस कौन सी? आरडीएस रिएक्टेंट टू 1। वेरी गुड। कैसे पता लगता है आरडीएस का? एक्टिवेशन एनर्जी देख के पता लग जाता है भाई। ये देखिए, IN1 को बनने के लिए, फर्स्ट स्टेप को होने के लिए, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 1। IN1 से IN2 के लिए दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 2। IN2 से P बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 3। और ग्राफ देख के साफ समझ में 3, ग्राफ देख के साफ समझ में आ रहा है EA1 is much higher than EA2 which is much higher than EA3। तो जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी दैट विल बी RDS। मतलब ढक्कन कौन होगा? ढक्कन ये होगा, दिस विल बी RDS। ठीक है, तो R से IN1 का बनना विल बी RDS इस मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में। एक्सो के एंडो, एक्सो की एंडो है, एक्सो एंडो। यस, दिस इज एंडो। कैसे पता एंडो? ये HR, ये HP। HR और HP में कौन ज्यादा है भाई? HP ज्यादा है। तो क्योंकि HP इज ग्रेटर देन HR, तो डेल्टा H क्या आएगा? डेल्टा H नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं, सॉरी, डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब एंडो। तो दिस इज एंडोथर्मिक। तो फाइनली इट इज एंडोथर्मिक। ठीक है भैया, ये था जीओसी के पहले की चीज। इंटरमीडिएट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, आरडीएस क्या होती है, तो मैं फाइनली समझ में आया। जीओसी अब इसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं। सच बताओ यार, पूरा सच्चा पक्का वाली बात। आया समझ में? चलो यार क्रिश, बेटा मेरी किसी भी बात का तेरे को बुरा लगा हो, एक्सट्रीमली सॉरी यार। मैं जब तक आप में से किसी को इन्वॉल्व नहीं करूंगा मेरे को मजा ही नहीं आता। मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका ही मान ले, ठीक है? तो किसी को भी, मतलब जो भी मूवी डेली यहाँ चलती है उसमें, उस मूवी का पर्पस किसी का दिल दुखाना कभी नहीं होता। हमेशा के लिए बोल रहा हूं, कभी किसी के दिल को चोट पहुंचे तो उसके लिए मैं मतलब माफी चाहता हूं। इंटेंशनली मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। क्रिश ठीक है? राइट राइट राइट, ठीक है, परफेक्ट। चलो भैया, तो ये इतनी सारी बातें हो गई। अब तुम्हें कुछ छापना है क्या इसमें? कहां से छापना चालू करोगे बताओ मुझे। कहां तक छाप लिया था तुम्हें? तुम्हारा काम आ गया अब। कहां से? यहां से तुम्हें कुछ लिखना है शायद, ठीक है? अरे थैंक यू सो मच। अरे हाँ हाँ हाँ, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। देखो ये फैक्ट्री वैक्ट्री वाली बातें सब काल्पनिक थी, ठीक है? इस घटना में जितनी भी बातें बोल, जो तथ्य, मतलब जो भी समझाने के लिए बोला गया वो काल्पनिक है। मेरे पास कोई लैंडमेंट नहीं है भाई, ना मेरी ऐसी कोई प्लानिंग है। कोशिश बस मैं करूंगा जब तक मैं हूं इस दुनिया में, बच्चों को मैं ऑर्गेनिक सिखाता रहूं। यही सबसे, मतलब मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने जीवन मुझे इसीलिए दिया है कि यार मैं किसी बच्चे की ऑर्गेनिक सीखने में मदद करूं। राइट, तो चिंता नहीं। चलो चलो चलो, और फटाफट तुम छापो जो तुम्हें छापना हो। आज बस इतना ही, ठीक है? छाप लिया तुम, यार करते क्या हो यार? ये ग्राफ छापा, तुम्हें अगली स्लाइड दिखाऊं? सब आगे आ जाएगा, फिर वाला प्यार क्या है। आगे आगे आगे, ये इसमें कुछ छापना है क्या? वो ग्राफ व्राफ कुछ देखना है क्या? देख लो फटाफट। छाप लिया, ठीक है।
ये देखो, इसमें से कुछ छापना है क्या? इसमें कुछ छापना हो, जल्दी छापो। आज मैं जीओसी स्टार्ट नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन और दूंगा। इससे पहले वाली स्लाइड, ये इससे पहले वाली स्लाइड, जल्दी कॉपी करिए, कुछ कॉपी करना है तो। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हो, टीचिंग स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं बच्चे, नो डाउट। यार अब है ना, तुम लोगों ने थोड़ा सा पर्सनल जा रहे हो सर, फ्यूचर प्लानिंग बताओ, अब ये सब बातें नहीं। तुम अभी ये सत्य है सामने जो बोर्ड पे आया, जल्दी से कॉपी करना हो कर लो, आगे बढ़ना चाहता हूं। चाप लिया? चलो बच्चा, ये अब एक क्वेश्चन और दूंगा, वो क्वेश्चन मैं सबसे उम्मीद करता हूं करेंगे। अरे कोई फ्यूचर प्लानिंग, तुम बात नहीं करो यार, तुम लोग बहुत बात करते हो। छाप लिया? अच्छा, ये कौन है जो जल्दी छाप लेता है, ससुरा स्क्रीनशॉट लेता है? ओके बच्चों सुनो, अगर कोई बच्चा नहीं भी छाप पा रहा है तो चिंता नहीं करना। मैं आज के जो बोर्ड वर्क है, आज का पर्टिकुलर जो बोर्ड वर्क है, वो तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूंगा। M1 M2 का जो कॉमन ग्रुप है ना, उसमें आज का पर्टिकुलर बोर्ड वर्क मैं पक्का डाल दूंगा, प्रॉमिस, ठीक है? तुम मत परेशान होना, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे ने, क्योंकि आज समझने वाला मामला ज्यादा था, कुछ ऊपर नीचे तुमने कॉपी किया नहीं किया, कुछ हो गया, तो मैं आज का बोर्ड वर्क डाल दूंगा। एक क्वेश्चन का मेरा और आंसर दो। अब मैं सब बच्चों से उम्मीद करता हूं कि अच्छा आंसर देंगे, ठीक है? चलो एक ग्राफ और तुम्हारे सामने। एक सेकंड, एक सेकंड। मान लो ये ग्राफ है, ठीक? कुछ ऐसा ग्राफ है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये। तो मेरे क्वेश्चंस हैं बेटा, पहला क्वेश्चन वही प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन लिखोगे? सेकंड क्वेश्चन आरडीएस क्या? थर्ड क्वेश्चन वही टीएस कितनी, टोटल टीएस कितनी? फोर्थ क्वेश्चन टोटल इंटरमीडिएट कितने? पांचवा क्वेश्चन एक्सो की एंडो। बताओ बताओ जरा, कॉपी में लिखना है ये सब, कॉपी में, यहां चैट विंडो पर आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। TS3 इंटरमीडिएट दो, एक्सो एंडो। बढ़िया बढ़िया। आरडीएस मतलब मेरा इंटरेस्ट। क्रिश तू बता बेटा, आरडीएस क्या? क्रिश, क्रिश का आंसर देखूंगा मैं। क्रिश आरडीएस कौन सी है बच्चा है, बताना। इंटरमीडिएट टू? यार क्रिश इसको ऐसे लिख, इंटरमीडिएट टू मत बोल, इसको लिख इंटरमीडिएट वन से टू इज इट वो आरडीएस, मतलब पूरा अपने को लिखना पड़ेगा। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज IN1, IN2, दिस इज P। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन क्या आ रहा है? प्रेजेंटेशन आ रहा है रिएक्टेंट से IN1, IN1 से IN2, IN2 से P। ठीक है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। अब इसमें आरडीएस कौन सी है? तो एक्टिव एनर्जी देखो, ये EA1, अरे EA2 तो बहुत ही है रे, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। EA2 बहुत है यार, और EA3, तो जो मुझे EA में दिख रहा है EA2 सबसे ज्यादा आ रही है।
EA2 मच मच, देन EA1 और EA3 सबसे छोटी है। तो EA2 जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो चाहिए, तो वो RDS, तो IN1 से IN2 होगा RDS, तो IN1 से IN2 विल बी RDS, दैट विल बी RDS, तो दिस विल बी RDS। ठीक है, टोटल TS कितनी? 3। टोटल इंटरमीडिएट कितने? 2। एक्सो की एंडो अगर पता करना है, दिस इज HR, दिस इज HP, और ये साफ समझ में आ रहा है कि HP इज ग्रेटर देन HR, और हमें पता है ये स्टेट फंक्शन होता है, तो HP माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो HP ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो ये एंडोथर्मिक होगा, तो दिस इज एंडो। ठीक है, कितने बच्चों का पूरा सही रहा फाइनली? वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए, तो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल कंसेप्ट्स जो जीओसी में काम आएंगे। आज का लेक्चर नहीं भी समझ में आया तो बिल्कुल चिंता नहीं, बस मैं कार्बोकेटाइन बोलूं तो बस हम ही भर लेना, हाँ सर कार्बोकेटाइन नाम की कोई चीज होती है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं काम आना जीओसी पूरे पढ़ने में। तो आज का लेक्चर एक तरीके से इंडिपेंडेंट टाइप का है, इसका मेन रोल आएगा 12th क्लास में। ठीक है, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, फिजिकल का पार्ट होता ही है, इसका ऑर्गेनिक से बहुत लेना देना नहीं होता है, ऑर्गेनिक में बस वो टर्म्स काम आती है फिजिकल वाली, तो मैंने पढ़ा दिया कि चलो ठीक है पढ़ा के देखते हैं। काफी बच्चों को तो समझ में आया, मुझे भी मजा आया पढ़ाने में। अगले लेक्चर से अपन इंडक्टिव इफेक्ट चालू करेंगे। चलिए, इस वीक का ये लास्ट लेक्चर है, टुडे मतलब ये वीक जो है ये दिवाली वीक है, तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दिवाली बिल्कुल सेफ तरीके से मनाएंगे, ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिक का जहां तक है, आप सबकी जिम्मेदारी है, दिवाली के इस वीक में IUPAC का काम पूरा हो जाना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट टिप्स पे आ जानी चाहिए, मॉड्यूल पूरा कंप्लीट चाहिए, क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट चाहिए। क्वेश्चन बैंक में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप सबको पता है वो मदद मैं कैसे करूंगा। ठीक है, अच्छा, अगले हफ्ते में मिलेंगे। दूसरा, इस दिवाली आपको एक विशेष ख्याल रखना है। विशेष ख्याल क्या रखना है कि अगर IUPAC की प्रायोरिटी लिस्ट याद नहीं हो रही हो तो प्लीज कोई भी उन पेजेस को फाड़ के सूतली बम में आग उनसे नहीं लगाएगा। मतलब जो नोट्स आपने बनाए हैं वो बिल्कुल सेफ होने चाहिए। अगले हफ्ते में सबके नोट्स चेक करूंगा, कोई भी उनसे दिवाली नहीं बनाएगा ऑर्गेनिक के नोट से, वादा करते हो ना? चलो, और मम्मी या घर में कोई रंगोली बनाए, अगर कुछ तुम्हें IUPAC समझ में आता है तो लिख लियो। स्वास्थ्य वास्तविक तो IUPAC तुम्हें आती है तो तुम तो IUPAC लिख देना। अरे मतलब पेरेंट्स को ऐसा लगेगा मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में डूबा हुआ है, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का बोर्ड वर्क मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। राइट, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बेटा, बाय बाय।